अहमदाबाद के मेघानी नगर में हुए दर्दनाक एयर इंडिया प्लेन क्रैश में मृतकों की पहचान के लिए व्यापक तौर पर डीएनए टेस्ट किए गए। 231 शवों के डीएनए सैंपल परिजनों से मैच हो चुके हैं, जिनमें से 210 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। मृतकों में स्थानीय लोग भी शामिल हैं, जिनकी संख्या 22 पहुंच चुकी है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में 21 मृतदेह ऐसी हैं जिनके डीएनए सैंपल उनके परिजनों से मैच हो चुके हैं, जिनमें से 10 परिजन शनिवार सुबह तक प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। मृतक स्वजन का मृतदेह स्वीकार करेंगे। एयर क्लियरेंस के बाद परिजनों को 3 मृतदेह सौंप दिए जाएंगे, जबकि 8 परिजन के अन्य मृतक के डीएनए सैंपल मैच होने का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था। उस समय 242 में से एकमात्र विश्वास ही सुरक्षित बच पाए थे, यानी कि प्लेन में सवार 241 लोगों की मौत हुई, जिनमें से अब तक 199 मृतकों को उनके परिजनों को सौंपा जा चुका है। अभी भी 42 मृतक हैं जो कि प्लेन में सवार थे, उनके मृतदेह परिजनों को सौंपा जाना बाकी है। तो आज जानते हैं कि वो कौन सा टेस्ट है जिसकी वजह से अपनों की पहचान हो रही है, यानी कि डीएनए। क्या होता है डीएनए? नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनंदा ढेंगे। मैं कंसल्टिंग फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूँ और विगत 33 वर्षों से छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र में अपनी सेवाएं देते आ रही हूँ। विगत दिनों 12 जून 2025 को अहमदाबाद में जो एरोप्लेन क्रैश हुआ, उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ नज़र आई कि चूँकि वो 800 फीट के ऊपर की हाइट से नीचे गिरा था, तो जो इंजरी का पैटर्न था या जो बॉडी को डैमेजेस हुए वो इतने ज़्यादा भयंकर थे। उसके साथ में जो फ्यूल के कारण जो आग लगी, फ्यूल जिसके जलने का टेम्परेचर जो था लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस था, उसकी वजह से जो बॉडी को जो हार्म हुए, तो आइडेंटिफिकेशन हमारे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और उस आइडेंटिफिकेशन के लिए जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण टूल होगा वो है डीएनए। उस डीएनए के बगैर हम शायद बॉडीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये भी किया जाता है कि जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो जो सीट अरेंजमेंट रहता है उसके अकॉर्डिंगली या विमान के जिस हिस्से को क्षति पहुंची या नहीं पहुंची, उसमें पाई जाने वाली बॉडी को अन्य तरीक़ों से भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। पर वर्तमान केस ऐसा है कि जिसमें आग का इतना ज़्यादा प्रभाव है कि फेशियल रिकग्नाइजेशन शायद इसमें संभव नहीं है, खासकर जो मध्य भाग है वहाँ पर बैठे हुए पैसेंजर का। उसके अतिरिक्त ऐसे जो नॉन फ्लायर्स थे जो नीचे उस रहवासी बिल्डिंग में रह रहे थे या आना जाना कर रहे थे, उनको भी जो डैमेज हुआ या उनकी बॉडी को भी जो क्षति पहुंची, उसमें हमारे सामने मात्र एक जो आधार बचता है या इन्वेस्टिगेशन का तरीका बचता है, वो है डीएनए एनालिसिस। डीएनए एक तरह का एक मॉलिक्यूल है जो हमारे ल्यूकोसाइट्स में पाया जाता है और ये हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। मतलब अगर आप किसी व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी या वैयक्तिकता निकालना चाहते हैं तो वो डीएनए के माध्यम से ही निकलता है। अब सवाल ये उठता है कि जब जीवित व्यक्ति है और उसका डीएनए करना है आपको, तो आप बकल का स्वैबिंग होती है या फिर आप ब्लड सैंपल से कर सकते हैं। पर अगर हम बात करें विमान दुर्घटना की, तो वहाँ पे तो आपको बॉडी पूरी मिल ही नहीं रही है। तो ऐसी अवस्था में फिर जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, फीमर या टिबिया, या सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बिंदु बचता है वो है टीथ। टीथ एक ऐसा शरीर का पार्ट है, दांत, जो कि सुरक्षित रहता है आगजनी में भी, कोल्ड में भी, मतलब हर स्थिति में सबसे देर से डिकेड मतलब क्षरण होने वाला जो चीज़ है वो है दांत। तो दांत के से डीएनए एक्सट्रैक्ट करके हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। देखिए, दांत जो रहते हैं वो बच्चों के भी सुरक्षित होते हैं, ऐसा नहीं है। दांत जो है सबसे ज़्यादा सुरक्षित ऑर्गन है और मुझे लगता है कि उनके दांतों के सहायता से ही उनका आइडेंटिफिकेशन हुआ होगा। अन्य बॉडी पार्ट या लॉन्ग बोन्स का तो इसमें संभावना नहीं नज़र आती है। देखिए, अगर मैं एक्सीडेंट जो जिस तरह का भी विमान दुर्घटना की बात करती हूँ, अगर उसमें हमें जांच करना होगा तो सबसे पहले जब हम स्पॉट से जो बॉडी पार्ट्स कलेक्ट करेंगे उनकी एक टैगिंग करना हमको ज़रूरी है, जिसे हम जीआई टैगिंग बोलते हैं। ये टैगिंग मेंटेन रहेगी पीएम तक। इस हर बॉडी पार्ट का पीएम भी होगा। बॉडी इंटैक्ट हो या म्यूटिलेटेड हो, उनका पोस्टमार्टम ज़रूर होगा और पोस्टमार्टम के बाद उनका फिर डीएनए एनालिसिस होगा। तो डीएनए के लिए उनके दांत या फिर लॉन्ग बोन से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और उनका मिलान जो दावा कर रहे हैं, उनके जो भी अगर वो पेरेंट्स हैं या सिस्टर हैं या ब्रदर हैं, जो भी हैं, उनके डीएनए सैंपल से और उनका डीएनए लेने के लिए वही प्रोसेस होगा कि उनके बकल स्वैबिंग की जाएगी या फिर ब्लड सैंपल लेकर उनका मिलान किया जाएगा। जी नहीं, अगर मैं
बात करूं तो जो डीएनए हम एक्सट्रैक्ट करते हैं जो दांत से और लॉन्ग बोन से, वो प्रभावित नहीं होता है। पर जब डीएनए सैंपलिंग की जाती है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन हो, क्योंकि उसमें कंटामिनेशन होने के चांसेस रहते हैं। देखिए, दोनों तरह के घटनाओं में, चाहे वो सीन ऑफ क्राइम हो या फिर इस तरह की विमान दुर्घटना जैसी घटनाएं हो, उनमें हमें जितने अर्लीस्ट पॉसिबल हो कंटामिनेशन होने के पहले हमको डीएनए का संग्रहण करना ज़रूरी होता है। जी हाँ, देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो डीएनए है वो हमारा जेनेटिक कैरियर है, मतलब वो एक आपका वो बताता है कि आप में आपके अंदर विशेषता क्या है। तो ये हमेशा जो रहते हैं एक दूसरे से भिन्न होते हैं। और इसमें एक बात मैं ये और भी कहना चाहूँगी कि जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी हम अचानक से कोई घटना होती है तो हम फिर डीएनए की तरफ दौड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि जब हमें आवश्यक कर देना चाहिए कि जो भी पासपोर्ट बनाने वाला व्यक्ति है वो अपने बायोमेट्रिक के साथ अपनी प्रोफाइल भी, डीएनए प्रोफाइल भी जनरेट करा के उसको अटैच कर दे। तो उससे आगे आने वाली जो घटनाएं हैं ना, उनमें ये सब समस्याएं दूर होंगी। या फिर इंश्योरेंस कंपनियों को चाहिए, जो इंश्योर्ड करती हैं, कि कम से कम वो व्यक्ति का डीएनए एनालिसिस करा के उसकी प्रोफाइल जो है अटैच करवा दें।